तो हेलो एवरीवन, कैसे है सब लोग? कैसे सबकी पढ़ाई चल रही है? बढ़िया। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग डिस्कस किया था, अगर तुमको याद होगा। अगर तुमने नहीं देखा है तो जाओ लेक्चर नंबर 6 देखो, जेआर कॉलेज पे प्लेलिस्ट में तुमको मिल जाएगा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीट्स के बारे में। ओके, फॉर्मेशन ऑफ बीट्स के बारे में। तो ये सारी कहानी हम डिस्कस करेंगे। ओके, मतलब मोस्ट प्रोबेबली आज हम लोग ये जो चैप्टर है वो खत्म कर देंगे, वो वाइंड अप कर देंगे। ओके, सो बुक और पेन लेके बैठ जाओ, एक ही शॉट में पूरा लेक्चर देखो। अगर स्लो लग रहा है तो थोड़ा तुम स्पीड बढ़ा सकते हो। खुद के नोट्स बनाओ, अच्छे से बेहतरीन नोट्स बनाओ, जो जो मैं पॉइंट बोल रहा हूं उसको नोट डाउन करो। आराम से ये टॉपिक तुम्हारा खत्म हो जाएगा। ओके, जैसे ही टॉपिक खत्म होगा वैसे ही एक फ्रेश पेज पे फॉर्मूला शीट बना लेना एंड बी रेडी फॉर द न्यूमेरिकल। ओके, फिर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, बट फॉर्मूला शीट मैंने बताया हर टाइम पे जैसे ही चैप्टर खत्म होते हैं तुम्हारे पास वो फॉर्मूला शीट अवेलेबल होनी चाहिए। ओके, फ्रॉम डे वन। चलो, सो लेट अस स्टार्ट विद बीट। ओके, व्हाट इज बीट? तो बीट कहीं ना कहीं इट इज रिलेटेड विद सुपरपोजिशन ऑफ वेव। ओके, कहीं ना कहीं जो बीट्स है वो सुपरपोजिशन ऑफ वेव से रिलेटेड है। मतलब अगर तुमको सुपरपोजिशन ऑफ वेव की कहानी नहीं पता, वो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाली जो कहानी जो हमने पढ़ा था, मैक्सिमम मिनिमम वाला, अगर वो नहीं पता तो इसके पहले जाओ, मेरे ख्याल से लेक्चर नंबर 4 में तुमको मिलेगा वो। ओके, वहां पे ध्यान दो। तो बीट क्या है भाई? इट्स अ फिनोमिना, एक फिनोमिना है और इट इज बेस्ड ऑन सुपरपोजिशन ऑफ वेव। और सुपरपोजिशन क्या होता है तुमको पता है? सुपरपोजिशन ऑफ वेव। ओके, अब सुपरपोजिशन ऑफ वेव हो रहा है तो बाय डिफॉल्ट है कि वहां पे मैक्सिमम इंटेंसिटी की कहानी बनेगी और मिनिमम इंटेंसिटी की कहानी बनेगी। मैक्सिमम इंटेंसिटी की कहानी बनेगी और मिनिमम इंटेंसिटी की कहानी बनेगी। ओके, अब मैक्सिमम इंटेंसिटी की कहानी, इसको हम बोलते हैं वैक्सिंग और इसको बोलते हैं हम वेनिंग। ओके, मतलब कहीं ना कहीं जो बीट है वो बीट इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है। ओके, मतलब एक वैक्सिंग और एक वेनिंग को जब हम कंबाइन करते हैं तो जो हमको रिजल्टेंट साउंड मिलता है, दैट रिजल्टेंट साउंड इज कॉल्ड एज बीट। ओके, और अगर हम ध्यान दें तो बीट तुमको कैसे मिलेगा भाई? मान लो कि दो वेव है और दोनों के एम्पलीट्यूड सेम है बट उनके फ्रीक्वेंसी में स्लाइटली डिफरेंस है। ओके, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी में स्लाइटली डिफरेंस होगा तो ही हमको वो बीट फॉर्मेशन सुनाई देगा। ओके, तो ये याद रखो कि भाई यहां पे हमारे पास दो वेव हैं। ओके, सुपरपोजिशन ऑफ क्या हो रहा है? टू वेव हो रहा है, बट वो दोनों वेव में एम्पलीट्यूड सेम है। एम्पलीट्यूड सेम है बट जो फ्रीक्वेंसी है वो स्लाइटली डिफरेंट है। फ्रीक्वेंसी जो है वो स्लाइटली डिफरेंट है। ओके, उसको हम N1 N2 मान लेते हैं बट एम्पलीट्यूड सेम है। ओके, तो जब ऐसे दो वेव को हम कंबाइन करते हैं, जब ऐसे दो वेव को हम कंबाइन करते हैं, कंबाइन करना मतलब सुपर इंपोज करते हैं, तो वहां पे क्या होता है भाई? वहां पे जो हमको रिजल्टेंट साउंड मिल रहा है वो रिजल्टेंट साउंड को हम बीट्स बोलते हैं। ओके, मतलब बीट सुनने के लिए तुमको दो वेव चाहिए, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम रखो और फ्रीक्वेंसी में स्लाइटली चेंज रखो, थोड़ा सा चेंज रखो। ओके, और उनको सुपर इंपोज कराओ। जब सुपर इंपोज कराओगे तो एक बार वो वैक्सिंग होगा, मतलब एक बार मैक्सिमम इंटेंसिटी देगा, एक बार मिनिमम इंटेंसिटी देगा, और ये दोनों इंटेंसिटी के कॉम्बिनेशन से हम उसको क्या बोलते हैं? बीट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीट्स। मतलब एक बीट अगर हम बोलने जाएं तो वन बीट क्या होता है? वन बीट होता है वन वेनिंग एंड वन वैक्सिंग। यस ऑन क्लियर? अब इसमें इंपॉर्टेंट सवाल क्या आता है भाई? डेफिनेशन तो आता ही है, जाहिर सी बात है, एक दो मार्क के लिए। डिफाइंड बीट फ्रीक्वेंसी। बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहां पे हमको जो बीट फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, वो फ्रीक्वेंसी कैसे बन रही है, व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ दैट फ्रीक्वेंसी। ओके, दैट इज कॉल्ड एज एनालिटिकल मेथड। तो वो हमको यहां पे सवाल बनते हैं, तो वो हम यहां पे करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो फॉर्मेशन ऑफ बीट, यहां पे बीट फॉर्मेशन करना है। तो बीट फॉर्मेशन करने के लिए जैसे मैंने तुमको बताया, दो इक्वेशन ले लो। ओके, दो इक्वेशन ले लो, दो प्रोग्रेसिव वेव के इक्वेशन ले लो। तो लेट टू इक्वेशन, जो तुम्हारे पास दो इक्वेशन बचेंगे वो होंगे y1 इज इक्वल्स टू ए क्यों ले रहा हूं? बिकॉज a1 a2 नहीं लेंगे क्योंकि वो सेम है, एम्पलीट्यूड यहां पे हमको सेम रखना है, ध्यान देना। ओके, और यहां पे हो जाएगा साइन इन ब्रैकेट 2 पाई, यहां पे क्या हो जाएगा? एन टी माइनस एक्स बाय लैम्बडा।
प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन है ये। ओके, अब यहां पे तुमको n1t लेना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमको यहां पे स्लाइटली डिफरेंस रखना है। यहां पे जो y2 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज a साइन 2 पाई इन ब्रैकेट n2t माइनस x बाय लैम्बडा। क्लियर, यस और नो? ओके, अब हम चाहते हैं कि हमको बीट बहुत अच्छे से सुनाई दे, तो जहां पे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, जिस जगह साउंड ओरिजिनेट हो रहा है, और जो लिसनर है, जो ऑब्जर्वर है, वो भी उसी जगह रहे। ओके, मतलब ये जो साउंड है, अगर मान लो यहां पे साउंड बन रहा है, तो साउंड ट्रैवल होके अगर उसने कोई एक्स डिस्टेंस ट्रैवल किया तो उसकी इंटेंसिटी में लॉस हो सकता है। तो सबसे बेहतरीन ये है कि भाई जो ऑब्जर्वर है, वो ऑब्जर्वर यहां ना होके यहीं प्रेजेंट हो। मतलब ये जो वेव का एक्स डिस्टेंस है वो जीरो हो जाएगा, मतलब वेव चल ही नहीं पाएगा। मतलब यही जैसे, अब जैसे तुम बोलो ना, साउंड का अच्छा एक्सपीरियंस तुमको कब मिलता है, जब तुम ईयरफोन लगा के रखते हो। तो ईयरफोन लगा के रख रहे हो, तो जहां पे भाई तुम्हारा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, जस्ट उसके बाजू में तुम्हारा कान है, तो तुमको वो अच्छा एक्सपीरियंस दे रहा है। तो जहां पे साउंड प्रोड्यूस होता है, अगर वहीं पे हम साउंड को सुन ले, तो वहां पे हमको जो साउंड का बीट्स है वो अच्छे से सुनाई देता है। मतलब यहां पे एक्स की कहानी जीरो हो जाएगी। ओके, सो फॉर बेटर बीट फॉर्मेशन observer should be very close to, for better beat formation observer should be very close to source। मतलब बेसिकली जो x है वो जीरो हो जाएगा, जो x है वो जीरो हो जाएगा। तो यहां पे ये टर्म जीरो हो गया पूरा, ये भी जीरो हो गया पूरा का पूरा। तो बचेगा क्या, देखो बचेगा क्या, बचेगा y1 इज इक्वल्स टू a, यहां पे बचेगा दैट इज साइन 2 पाई n1t, और यहां पे बचेगा y2 इज इक्वल्स टू a साइन 2 पाई n2t। आया ना? ओके, अब इन दोनों का सुपर इंपोज कराना है। सुपर इंपोज कराना मतलब दोनों वेव को ऐड कर देना, तो रिजल्टेंट वेव हमको क्या मिलेगा, देखो जरा यहां पे। तो देयरफॉर द रिजल्टेंट वेव दैट इज y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2। तो दोनों को वेव को ऐड करा दूंगा, तो अगर हम थोड़ा ध्यान देंगे तो कैन बी रिटन एज a साइन इन ब्रैकेट 2 पाई n1t प्लस a साइन इन ब्रैकेट 2 पाई n2t। हाँ या ना? यस और नो? दोनों को ऐड करा दिया, नथिंग एल्स, दोनों को बस ऐड कराया। क्लियर? दोनों को बस ऐड करा दिया, देखो ध्यान से। ओके, अब यहां पे हम लोग यूज करेंगे, याद करो हमने सेम डेरिवेशन किया था वहां पे, कहां पे, फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, वहां पे हमने इस्तेमाल किया था साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला। यहां पे भी हम सेम कहानी इस्तेमाल करेंगे, यहां पे भी हम सेम कहानी इस्तेमाल करेंगे, तुम्हारा साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, दैट इज ट्वाइस ऑफ साइन सी प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2। यस और नो? हाँ या ना? अब यहां पे अगर हम देखेंगे तो ये जो a है ये दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो दोनों में a कॉमन ले लो, और यहां पे 2 भी आ जाएगा तो 2a हो जाएगा। तो देयरफॉर y बिकम 2a साइन, जरा c देखो, व्हाट इज c? यहां पे अगर हम ध्यान देंगे तो व्हाट इज c, साइन c क्या है? अगर हम ध्यान देंगे तो साइन c क्या है? ये पूरा टर्म c है और ये पूरा का पूरा टर्म d है, तो दोनों को ऐड कर दो, तो यहां पे क्या मिलेगा, देयरफॉर साइन 2 पाई n1t प्लस 2 पाई n2t बाय 2 इंटू कॉस, कॉस के लिए बस एक बार माइनस करना है c माइनस डी, तो ये हो जाएगा 2 पाई n1t माइनस 2 पाई n2t होल डिवाइड बाय 2। हाँ या ना? अब ध्यान दो, यहां पे 2 पाई और t कॉमन है, तो कॉमन ले लो, यहां पे क्या मिलेगा, देयरफॉर 2a साइन इन ब्रैकेट, ब्रैकेट में रहने दो इसको, तो ये हो जाएगा 2 पाई, यहां पे आ जाएगा तुम्हारा ब्रैकेट n1 प्लस n2
बाय 2 इंटू टी, टी भी कॉमन आ जाएगा। और यहां पे भी सेम कहानी, कॉस ब्रैकेट में कॉमन आ जाएगा 2 पाई, यहां पे अंदर रहेगा n1 माइनस n2 टी, और यहां पे नीचे 2, ये 2 कैंसिल कर दो। ओके, ये 2 कैंसिल मत करो, क्यों? क्योंकि अगर हम इस पे ध्यान देंगे तो ये तुम्हारा एवरेज फ्रीक्वेंसी बन गया। अगर हम ध्यान दें तो ये एवरेज फ्रीक्वेंसी हो गया। हियर n1 प्लस n2 बाय 2 is nothing but n, which is nothing but average frequency। मतलब यहां पे ये दोनों का एवरेज फ्रीक्वेंसी बन गया। ओके, तो इसके जगह हम एवरेज फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। तो यहां पे हमको एक इक्वेशन मिलेगा, दैट इज y इज इक्वल्स टू 2a साइन इन ब्रैकेट 2 पाई nt, और यहां पे मिलेगा मेरे को cos, यहां पे मेरे को मिलेगा पाई n1 माइनस n2 इंटू टी। हाँ या ना, यस और नो? कहानी समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? देख लो जरा ध्यान से। ओके, अब ये जो पूरा टर्म है, ये 2a और ये cos, ओके, दिस बिकम योर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ओके, अब यहां पे जो ये कहानी है, दैट इज 2a इन ब्रैकेट cos पाई n1 माइनस n2 इंटू टी, ये पूरा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। और यहां पे अगर हम देखने जाए तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो भी फंक्शन ऑफ टाइम है, और यहां पे इसको ओमेगा लिख सकते हैं, दैट इज 2 पाई n, इसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ओके, इसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो ये जो कहानी दिख रहा है ना, ये दिस इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, दिस इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। एंड यहां पे अगर हम ध्यान देंगे तो ये जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। मतलब यहां पे तुम्हारा एम्पलीट्यूड फंक्शन, मतलब टाइम के हिसाब से वो कहानी बदलने वाली है, यस और नो? तो यहां पे अगर मैं कंबाइन करके लिखूं तो मेरे को y क्या मिलेगा? y मिलेगा दैट इज a साइन ओमेगा टी, एंड कहीं ना कहीं ये तुम्हारा प्रोग्रेसिव वेव है, कहीं ना कहीं ये तुम्हारा एसएचएम है। मतलब जो भी तुम्हारी कहानी है प्रोग्रेसिव वेव और एसएचएम की, वो यहां पे एप्लीकेबल है। हाँ या ना? अब अपने को काम इस चीज का है, अपने को काम इस चीज का है, जब हम बीट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे तो ये चीज का अपने को काम है। ओके, कैसे? देखो जरा, हम क्या बोल सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम बोल सकते हैं कि भाई जो तुम्हारा वैक्सिंग है उसमें मैक्सिमम इंटेंसिटी होता है। ओके, मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो अगर इंटेंसिटी मैक्सिमम है तो इसका मतलब है कि एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम होगा। तो कहीं ना कहीं वैक्सिंग के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि भाई एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम होगा, बिकॉज इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। हमको पता है ये चीज, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा एम्पलीट्यूड भी इसमें मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हमको पता है भाई, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड किसके बराबर होता है? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बराबर होता है प्लस माइनस 2a के। बट व्हाट इज a का वैल्यू? दैट इज 2a इन ब्रैकेट cos पाई n1 माइनस n2 इंटू टी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2a। 2a गेट कैंसल, 2a गेट यहां पे कैंसल, तो क्या ही मिलेगा मेरे को? देखो 2a यहां पे कैंसिल कर दो। जैसे ही तुमने 2a कैंसिल किया, यहां पे क्या मिलेगा तुमको? cos इन ब्रैकेट पाई n1 माइनस n2 इंटू टी, यहां पे आ जाएगा प्लस माइनस 1, और cos वहां पे जाएगा। cos इनवर्स ऑफ प्लस माइनस 1 क्या ही होता है? हमको पता है भाई, cos प्लस 1 आता है तुम्हारा 0 पे, माइनस 1 आता है तुम्हारा पाई पे, मतलब ऑड और इवन। तो यहां पे आ जाएगा तुम्हारा 0 पाई 2 पाई। ओके, तो यहां पे मेरे को मिलेगा पाई इन ब्रैकेट n1 माइनस n2 इंटू टी। सब में से पाई पाई उड़ा दो, सब में से पाई पाई सब में से उड़ा दो, तो क्या ही बचेगा अगर हम ध्यान देंगे तो? यहां पे n1 माइनस n2 इंटू टी इज इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3। तो यहां से t क्या मिलेगा? व्हाट विल बी द t? तो t विल बी 0, 1 बाय n1 माइनस n2, क्योंकि ये पूरा वैल्यू मैं डिनोमिनेटर में भेज दे रहा हूं, 2 बाय n1 माइनस n2, 3 बाय n1 माइनस n2। अब अगर दो टाइम इंटरवल के बीच में इंसिडेंट देखूंगा तो दो टाइम इंटरवल के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है? तो दैट बिकम टाइम पीरियड, दैट इज 1 बाय n1 माइनस n2। तुम माइनस करके देख लो इन दोनों के बीच में, या इन दोनों के बीच में माइनस करके देख लो, तो 2 माइनस 1 1 ही होगा, 3 माइनस 2 1 ही होगा। तो जो टाइम पीरियड है इसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ बीट।
तो वो बराबर हो रहा है 1 बाय एन वन माइनस एन टू, और हमको पता है बीट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। तो बीट फ्रीक्वेंसी विल बी दैट इज कैपिटल एन, दैट इज इक्वल टू एन वन माइनस एन टू। सो दिस इज द बीट फ्रीक्वेंसी, और इसको बोलते हैं हम टाइम पीरियड ऑफ बीट। टाइम पीरियड ऑफ बीट, ये हो गया तुम्हारा टाइम पीरियड ऑफ बीट, और दिस इज द बीट फ्रीक्वेंसी, मतलब n1 माइनस एन टू वेयर n1 इज ग्रेटर देन n2। ये हमने माना है कि भाई जो n1 है वो बड़ा है n2 से, अगर n2 बड़ा होगा तो n1 से, तो n2 माइनस n1 करेंगे। ओके, अब ये हमने मैक्सिमम के लिए किया, हम यही सेम चीज मिनिमम के लिए भी कर सकते हैं। मतलब हम जब मिनिमम इंटेंसिटी कंसीडर करेंगे तो हम ये सेम चीज प्रूव कर सकते हैं। देखो जरा, फॉर मिनिमम जिसको हम बोलते हैं वेनिंग, तो हम वेनिंग के लिए भी ये चीज कर सकते हैं। मिनिमम इंटेंसिटी मतलब मिनिमम एम्पलीट्यूड, और मिनिमम एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, जीरो होता है। तो मिनिमम एम्पलीट्यूड जीरो हो गया, तो यहां पे ए का वैल्यू क्या है, दैट इज 2a cos इन ब्रैकेट पाई n1 माइनस n2 इंटू टी इक्वल्स टू 0। 2a उधर जाके 0 हो जाएगा, cos उधर जाके 0 हो जाएगा, cos 0 क्या ही होता है, cos 0 होता है 90, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। तो यहां पे क्या मिलेगा तुमको, दैट इज पाई इन ब्रैकेट n1 माइनस n2 इंटू टी इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 आएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 आएगा, 5 पाई बाय 2 आएगा। ओके, यस और नो? अब सब में से पाई उड़ा दो, कहानी विल बी सेम, क्या ही बचेगा, देयरफॉर n1 माइनस n2 इंटू टी इज इक्वल्स टू, यहां पे बचेगा 1/2, यहां पे बचेगा 3/2, यहां पे बचेगा 5/2 अप टू सो ऑन। अब यहां से t का वैल्यू कैलकुलेट करो, t का वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज 1/2 n1 माइनस n2 कॉमा 3/2 n1 माइनस n2 कॉमा 5/2 n1 माइनस n2। यस और नो? हाँ या ना? अब दोनों के बीच में डिफरेंस देख लो तुम भाई, 3 माइनस 1 2, और ऊपर का 2 और नीचे का 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अभी भी तुमको जो टाइम पीरियड मिलेगा वो वही मिलेगा, दैट इज 1 बाय n1 माइनस n2 ही मिलेगा, और जो बीट फ्रीक्वेंसी मिलेगा वो अभी भी तुमको n1 माइनस n2 ही मिलेगा। तो तुम वेनिंग के लिए कंसीडर करो या वैक्सिंग के लिए कंसीडर करो, दोनों सेम है। बस ये ध्यान रखना कि यहां पे हमने ऐसा माना है कि भाई जो n2 है वो ग्रेटर देन है n1 जो है वो ग्रेटर देन n2 है। अगर n2 ग्रेटर देन n1 हुआ तो हम n2 माइनस n1 कर लेंगे। बोलो क्लियर है, यस और नो, हाँ या ना? समझ में आया? इतना कहानी तुम करोगे तो तब जाके तुमको मार्क्स मिलेगा। ओके, ये कहानी 4 मार्क का सवाल है, ये आया वो सवाल है। पहले बीट क्या होता है वो बता दो, बीट फॉर्मेशन कैसे होता है, यहां पे सारा कहानी लिखा हुआ है, ये प्रूफ करोगे, दोनों वैक्सिंग और वेनिंग बताओगे, तब जाके तुमको 4 मार्क या 3 मार्क मिलेगा। इतना कहानी करोगे तो 4 या 3 मार्क मिलेगा। अब ये लगता बहुत बड़ा डेरिवेशन है, बट है नहीं, देखने में बहुत बड़ा डेरिवेशन लग रहा है बट है नहीं, बिकॉज स्टेप हमने कहीं से देख के किया क्या, नहीं भाई बोर्ड पे है, धड़ाधड़ एक के स्टेप एक स्टेप एक स्टेप एक स्टेप एक स्टेप एक स्टेप करते गए, खत्म कहानी। यस और नो? नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ बीट। ओके, अब बीट का कहां पे यूज है, तो बहुत जगह यूज है। सबसे पहला एप्लीकेशन भाई तुमको देखने मिलता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में, म्यूजिक में, म्यूजिक में देखने मिलता है तुमको। ओके, म्यूजिक में देखने मिल रहा है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में देखने मिल रहा है। मतलब मान लो कि कभी तुमको एक इंस्ट्रूमेंट को ट्यून करना है दूसरे इंस्ट्रूमेंट के साथ, मतलब उसको कैलिब्रेट करना है एक तरह से, तो तुम नोट का इस्तेमाल करते हो, तुम म्यूजिकल बीट्स का इस्तेमाल करते हो। ओके, फिर तुमको कहीं ना कहीं ये जो बीट का इस्तेमाल है ये तुमको मेडिकल पर्पस के लिए भी देखने मिलता है। मेडिकल पर्पस में जो तुम ये यूज करते हो, अपना सोनोग्राफी वगैरह सब यूज करते हो, वो कहीं ना कहीं तुमको बीट का ही एप्लीकेशन है। ओके, फिर जो तुम्हारा सोनार है, जो रडार है, ओके, वो भी कहीं ना कहीं इस पे ही काम करता है। ओके, जो तुम्हारा सोनार है, जो रडार है, वो इस पे कहीं ना कहीं साउंड पे ही काम कर रहा है। ओके, अब रडार दो तरह के, एक साउंड वेव पे काम करने वाला रडार है, एक तुम्हारा क्या बोलते हैं लाइट वेव पे काम करने वाला रडार है। ओके, तो ये सारे एप्लीकेशंस है, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस है। अगर तुम एक बार रीड करोगे टेक्स्ट बुक, एप्लीकेशंस पूछ लेते हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं 2 मार्क के लिए कि भाई राइट डाउन 2 एप्लीकेशन, राइट डाउन 3 एप्लीकेशन,
तो टेक्स्ट बुक रीड करो, जितना थियरी क्वेश्चंस के लिए ना जितना तुम टेक्स्ट बुक रीड करोगे उतना तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा। ओके, जितना तुम टेक्स्ट बुक रीड कर रहे हो उतना तुम्हारे लिए अच्छा हो रहा है। ओके, तो टेक्स्ट बुक में है तुम्हारे पास एप्लीकेशंस, ओके, अच्छे से पूरा उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो तुम रीड कर सकते हो। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को हम लोग कैलिब्रेट करने के लिए यूज करते हैं, उसका बीट सेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेडिकल पर्पस, तुम्हारा सोनोग्राफी हो गया, तुम्हारा डॉपलर इफेक्ट वाली कहानी हो गई, वो कहीं ना कहीं सारी कहानी बीट पे ही आती है। ओके, क्लियर? जो भी साउंड का एप्लीकेशन है वो तुम बीट के एप्लीकेशन में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां पे। ओके, अगला नेक्स्ट इज योर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, जो कि हमने ऑलरेडी 11th में पढ़ा है साउंड चैप्टर में। अगर तुमको याद होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड हमने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है। तो किसी भी साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स को बताने के लिए, साउंड को डिफरेंशिएट करने के लिए 3 प्रॉपर्टी हम इस्तेमाल करते हैं, 3 कैरेक्टर इस्तेमाल करते हैं उसका। पहला जो कैरेक्टर इस्तेमाल करते हैं उसको हम बोलते हैं लाउडनेस, लाउडनेस। दूसरा जो कैरेक्टर हम इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं हम पिच, और तीसरा जो कैरेक्टर हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम बोलते हैं क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ साउंड विच इज कॉल्ड एज टिम्बर। ओके, क्वालिटी ऑफ साउंड। तो लाउडनेस का मतलब क्या होता है? लाउडनेस का मतलब होता है कि भाई क्या इंटेंसिटी से वो साउंड निकल रहा है। ओके, किस इंटेंसिटी से वो साउंड निकल रहा है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि भाई कैसा है, कैसा है, क्या चल रहा है, पढ़ाई चल रही है, अच्छी चल रही है, नहीं चल रही, तो ये जो मेरा साउंड है इट इज नॉट लाउड, इट्स अ नॉर्मल साउंड। तो लाउडनेस बताने के लिए तुमको सबसे पहले एक बेस साउंड बताना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ ह्यूमन ईयर। ओके, मतलब एक मिनिमम इंटेंसिटी है कि भाई ये इंटेंसिटी से अगर आवाज आई तो इसको हम लाउडनेस नहीं बोलेंगे। ओके, मान लो कि जैसा हम इस वक्त बात कर रहे हैं तो ये मिनिमम इंटेंसिटी है, तो इसको हम कोई लाउडनेस नहीं बोलेंगे। अब अगर इससे मैंने ऊपर, जैसे ये साउंड मैंने बढ़ा लिया आवाज, तो ये पहले वाले से जो मिनिमम ईयरिंग है उससे ज्यादा आवाज हो गई। कितनी ज्यादा? ट्वाइस, थ्राइस, 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, कितनी ज्यादा है उसके ऊपर लाउडनेस डिफाइंड होता है। ओके, मतलब लाउडनेस की जो कहानी है वो इंटेंसिटी से तो प्रोपोर्शनल है। इट्स नॉट डायरेक्टली, तुम ऐसे लिख दो, नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। प्रोपोर्शनल है बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। इसको जनरली हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज लॉग ऑफ I by I नॉट। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द लाउडनेस। हमने 11th में यहां पे L लिखा था, यहां पे हमने सिर्फ बीटा लिखा है, और ये जो बीटा है ये तुम्हारा डेसिबल में मेजर होता है। ओके, डेसिबल में, क्योंकि हमने यहां पे 10 से मल्टीप्लाई किया है। अगर 10 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो बेल में मेजर होगा, तो ये डेसिबल में मेजर हो रहा है, डेसिबल, इसको हम डीबी लिखते हैं। ओके, अगर यही 10 में हटा दूं तो उसको हम बेल में मेजर करेंगे। एक और यूनिट होता है इसको मेजर करने का जिसको हम बोलते हैं फॉन। तो फोन से भी हम उसको मेजर करते हैं। अगर उसका जो बेसिक ये है वो 1000 हर्ट्ज के आसपास की जो फ्रीक्वेंसी है उसको मेजर करने के लिए हम फोन यूज करते हैं। ओके, क्लियर? यस और नो? लाउडनेस का मतलब होता है भाई हम एक बेसिक जो इंटेंसिटी है, जैसे यहां पे जो आई नॉट है, आई नॉट इज योर मिनिमम हियरिंग इंटेंसिटी, मिनिमम ह्यूमन हियरिंग इंटेंसिटी, जो कि बराबर होता है मेरे ख्याल से आई नॉट बराबर होता है 10 टू द पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर के। ओके, आई नॉट बराबर होता है 10 टू द पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर के। क्लियर? यस और नो? ओके, पिच रिलेट जो होता है वो फ्रीक्वेंसी के साथ होता है। पिच की जो कहानी है वो कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी के साथ की कहानी है। ओके, मतलब अगर किसी भी साउंड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उसका पिच भी ज्यादा होगा। ओके, मतलब जैसे मान लो कि यहां पे मेरे पास 2 साउंड है। अब ये साउंड है यहां पे, ये 1 सेकंड में 10 वेव बना रहा है फॉर 1 सेकंड। ये 1 सेकंड में मान लो 1 वेव, 2 वेव, 2.5 वेव बना रहा है ये, और ये वही 1 सेकंड में बहुत सारे वेव बना रहा है। ओके, बहुत, उसी एक टाइम इंटरवल वही है फॉर 1 सेकंड, दोनों का टाइम इंटरवल सेम है, याद रखना। ओके, अब वही 1 सेकंड में ये बहुत ज्यादा वेव बना रही है, तो ये हाई पिच हो गई, ये हाई पिच हो गई, और ये लो पिच हो गई, ये लो पिच हो गई। ओके, मतलब हाई पिच और लो पिच में यही है कि भाई अगर उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, मतलब कहीं ना कहीं पिच को समझने के लिए फ्रीक्वेंसी समझ लो, या फिर उसको बोला जाता है शार्पनेस, मतलब साउंड की शार्पनेस कितनी है, या फिर श्रिलनेस कितनी है। ओके, कितना शार्प है वो, कितनी तेज या कितनी तीखी है उसकी आवाज।
तो उसको बोलते हैं हम, जैसे तोता, तोता की आवाज बहुत तीखी होती है, तो वो कैसे है, वो उसका पिच ज्यादा है, जैसे ऐसा बोला जाता है जनरली जो गर्ल्स होती है उनकी जो आवाज होती है वो हाई पिच की होती है, तो क्योंकि उनकी आवाज क्लियर है, हाई पिच पे है, ओके। और लो पिच मतलब भाई जिनकी फ्रीक्वेंसी कम है, ओके। जनरली जो मेल होते हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो थोड़ी सी कम होती है एज कंपेयर टू फीमेल वॉइस। क्वालिटी ऑफ साउंड क्या होता है भाई? क्वालिटी ऑफ साउंड मतलब साउंड को किस बेसिस पे हम डिफरेंशिएट करें। जैसे मान लो कि कोई साउंड है जिसका फ्रीक्वेंसी भी सेम है, जिसका लाउडनेस भी सेम है, फिर भी वो अलग आवाज हमको अपीयर हो रही है, तो दैट अपीयरिंग इज कॉल्ड एज साउंड। जैसे मेरी खुद की एक यूनिक वॉइस है, दैट यूनिक वॉइस, जैसे इंस्ट्रूमेंट ले लो, गिटार, गिटार का एक यूनिक वॉइस है, तबला, तबले का एक यूनिक वॉइस है। भाई गिटार और तबला जब तुम बजाओगे तो तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो कि भाई अगर तुम आंख बंद करोगे तो भी तुम बता सकते हो कि यहां पे ये गिटार बज रहा है और यहां पे एक तबला बज रहा है। तो जो यूनिकनेस साउंड की होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्वालिटी ऑफ साउंड, ओके। क्वालिटी ऑफ साउंड इज नथिंग बट द यूनिकनेस ऑफ साउंड, ओके। मतलब हर एक साउंड की अपनी खुद की यूनिकनेस है, हर एक साउंड का अपना खुद का एक अलग बोलते हैं ना ऑरा है एक तरह से, दैट इज कॉल्ड एज क्वालिटी ऑफ साउंड, दैट इज कॉल्ड एज टिम्बर। क्लियर, यस और नो? ओके। अब जो भी तुम्हारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो इसी सारे फिनोमिना पे काम करते हैं। तुम्हारे पास अलग अलग प्रकार के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, कोई स्ट्रिंग का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, कोई तुम्हारे पास तबला बजाने वाला, मतलब जो ढोलक है उसको क्या बोलते हैं बेसिकली, स्ट्रिंग्ड और प्लग्ड, और फिर बो, फिर पाइप वाला, एयर कॉलम वाला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो एक बार तुम टेक्स्ट बुक रीड करोगे तुमको मिल जाएगा, उस पर जनरली अभी तक कोई सवाल बना नहीं है, ओके। बट एक बार तुम रीड करोगे तो तुमको आइडिया आ जाएगा। गिटार, जो गिटार हो गए, सितार हो गए, दीज आर स्ट्रिंग्ड क्या बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट, वो काम करते हैं वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग पे। फिर हॉलो एयर कॉलम जो है वो काम करते हैं तुम्हारे एयर कॉलम वाले प्रिंसिपल पे। कहीं ना कहीं तुम्हारा जो साउंड का कहानी है वो साउंड का कहानी तुमको देखने मिलता है जब तुम प्रॉपर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में करते हो। जब तुम आगे जाके साउंड इंजीनियरिंग करोगे तो इस चैप्टर का बहुत ज्यादा काम आएगा तुमको। भाई सुपरपोजिशन ऑफ वेव क्या होता है, बीट फॉर्मेशन क्या होता है, वैक्सिंग क्या होता है, वेनिंग क्या होता है, ओके, लाउडनेस क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, तो वो वहां पे बहुत ज्यादा काम आएगा अगर तुम साउंड इंजीनियरिंग की तरफ जाते हो तो। क्लियर, यस और नो? तो हियर वी हैव कंप्लीटेड योर चैप्टर। यहां पे तुम्हारा चैप्टर वाइंड अप होता है। नेक्स्ट लेक्चर में, ओके, ध्यान से सारे के सारे लोग क्या करना है, जैसे ही चैप्टर खत्म हो रहा है सारे के सारे फॉर्मूला शीट बना लो। जैसे ही तुम्हारा फॉर्मूला शीट रेडी होता है हम लोग क्या करेंगे, फटाक से जो भी न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में देन वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ वेव ऑप्टिक्स, तब हम वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे, ओके। क्लियर? अगर वीडियो यहां तक देखा है तो क्या करना है, लाइक करना है वीडियो को, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो दोस्तों को। 11 12 सारे के सारे कॉमर्स साइंस सारे के सारे वीडियो यहां पे अवेलेबल है, ओके। चलो, सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन।